आज बड़ा नेट भी बड़ा परेशान कर रहा है। नेट भी बराबर लगातार जा रहा है, आ रहा है। इसी के साथ मेरा लाइव जो है वो बड़ा परेशान मुझे कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने उपस्थित हूँ। इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस जो थे मेरे छूट गए थे, मैं इनको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहाँ से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, यहाँ से आया था 7वें क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा था जब मैं लाइव पर था। तो यहाँ से मैं चीज़ों को उठा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है अनुदैर्ध्य द्विविभाजन की क्रिया किसमें पाई जाती है। तो अनुदैर्ध्य द्विविभाजन की क्रिया बेटा जो होती है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले युगलीना के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं परिकोष्ठन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आता है। परिकोष्ठन की क्रिया किसे कहते हैं। तो जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा कूटपादों को क्या कर देता है, त्याग देता है। मतलब जो अमीबा है वह अपने कूटपादों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, फिर कूटपादों का उपयोग नहीं करता। फिर पाए जाने वाला अमीबा अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण को बनाएगा। उसमें पाए जाने वाला कोशिका द्रव जो होगा वो छोटे छोटे बीजाणुओं के निर्माण का कार्य करेगा और कुछ समय के बाद कोशिका फटेगी और हमें प्रमुख रूप से नए जीव की क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में लेता हूं, लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक जनन बेटा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सबसे पहला है एम्फीगोनी की क्रिया। एम्फीगोनी की क्रिया क्या कहलाती है। एम्फीगोनी की क्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो एम्फीगोनी की क्रिया के अंतर्गत आता है। एम्फीगोनी की क्रिया क्या है। एम्फीगोनी 2 भिन्न भिन्न जनक या एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न 2 युग्मकों का पूर्ण या स्थायी रूप से होने वाला संलयन। मतलब 2 अलग अलग जनक हैं, जैसे मान लीजिए एक नर है एक मादा, दोनों में से युग्मक की प्राप्ति होगी। नर और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, क्रिया संलयन की क्रिया करके जाइगोट के निर्माण का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इस प्रकार से होने वाली जो क्रिया होती है इस क्रिया को एम्फीगोनी की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरा यहां से मैं लेता हूं संयुग्मन के बारे में बात करते हैं। बड़ा जल्दी वीडियो पूरा हो जाएगा। देखिए 16 क्वेश्चन है केवल। संयुग्मन की क्रिया के बारे में बात करते हैं। संयुग्मन में बात आती है कुछ आकोशिकीय प्रोटिस्टा जो होते हैं। आकोशिकीय प्रोटिस्टा मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कुछ आकोशिकीय प्रोटिस्टा जीव जो होते हैं इनमें लैंगिक जनन नर एवं मादा युग्मक केंद्रक के निर्माण के द्वारा होता है। मतलब इनमें जो पाए जाने वाली कोशिका होती है इनमें प्रमुख रूप से क्या होता है, एक पॉजिटिव, एक धनात्मक कोशिका, एक ऋणात्मक कोशिका। तो धनात्मक कोशिका जो होती है उसको नर और ऋणात्मक कोशिका जो होती है उसको मादा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो नर में पाया जाने वाला युग्मक और मादा में पाया जाने वाला युग्मक केंद्रक जो होगा वह एक दूसरे के संपर्क में आएगा और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आकर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक जाइगोट के निर्माण का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए दोनों के बीच में क्या होता है, इस क्रिया को करने के लिए दोनों के बीच में एक जो कोशिका द्रव का जो सेतु होता है वह प्रमुख रूप से बनने का क्या करता है, कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन मैं यहां से लेता हूं एंडोगेमी की क्रिया के बारे में बात आती है। तो जब एक ही जनक के 2 युग्मक संलयन का कार्य करते हैं, एक ही जनक के मतलब जैसे आपने प्रमुख रूप से फीता कृमि के बारे में बात सुना होगा, इसी प्रकार से आपने प्रमुख रूप से केंचुए के बारे में सुना होगा। केंचुए के अंतर्गत क्या होता है, केंचुए के अंतर्गत नर तथा मादा दोनों होते हैं। तो जब एक ही जनक के 2 युग्मक संलयन का कार्य करते हैं तो इस क्रिया को एंडोगेमी मतलब एक ही जीव के अंतर्गत पाई जाने वाली कोशिका में होने वाली जनन की क्रिया। एक्सोगेमी पे आ जाते हैं। एक्सोगेमी के बारे में जब बात करते हैं, एक्सोगेमी पे आ जाइए। एक्सोगेमी पे आता है बात, तो एक्सोगेमी पे याद रखिएगा कि जब भिन्न भिन्न युग्मकों, जब अलग अलग युग्मक, जैसे मान लीजिए प्रमुख रूप से नर अलग है और प्रमुख रूप से पाए जाने वाला मादा अलग, तो जब अलग अलग प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भिन्न भिन्न युग्मक जो अलग अलग जनक से प्राप्त हुए, नर से प्राप्त हुआ युग्मक नर युग्मक और मादा से प्राप्त होने वाला युग्मक मादा युग्मक, जब ये दोनों युग्मक प्रमुख रूप से आपस में क्रिया करेंगे, इस क्रिया के फलस्वरूप होने वाली जो निषेचन की क्रिया होती है इसको एक्सोगेमी की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। पीडोजेनेसिस पे आ जाइए। पीडोमार्फोसिस नया वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। सारे वर्ड जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत पढ़ने के बाद, बहुत किताबों को समझने के बाद ये सब वर्ड आते हैं आपके सामने। मैं प्रयास करता हूँ नए नए वर्ड आते रहें, नए नए तरीके से हम सीखते रहें ताकि कोई वर्ड आपके बाहर ना जाए। पीडोजेनेसिस या पीडोमार्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सोलोटल लार्वा पूछा गया था एक बार, बढ़िया क्वेश्चन था। पीडोजेनेसिस या पीडोमार्फोसिस की क्रिया क्या कहलाती है। तो जब जीवों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा अवस्था में ही लैंगिक अंगों के निर्माण का कार्य कर लिया जाता है, इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से पीडोजेनेसिस की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार का जो लार्वा होता है इसको एक्सोलोटल लार्वा के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो सैलेमेंडर के अंतर्गत यह क्रिया देखने को मिलती है। 13वां क्वेश्चन में यहां से उठाता हूं अपना प्रोटेंड्री। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रोटेंड्री की क्रिया के बारे में बात करते हैं तो प्रोटेंड्री की क्रिया में बात आती है द्विलिंगी जंतुओं में शुक्राणु का अंडाणु से पहले होने वाले परिपक्वन की क्रिया। मतलब शुक्राणु पहले पककर तैयार हो गया निषेचन के लिए, फिर उसके बाद अंडाणु प्रमुख रूप से तैयार होने का क्या करता है, कार्य करता है। इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से प्रोटेंड्री की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
14वां क्वेश्चन यहां से उठा लो, मेटाजेनेसिस के बारे में आ जाइए। मेटाजेनेसिस की क्रिया क्या कहलाती है? तो एक जंतु के जीवन चक्र में लैंगिक एवं अलैंगिक रूपों का एकांतरण, मतलब एक जीव ऐसा होगा कि पहले प्रमुख रूप से पाए जाने वाले लैंगिक जनन की क्रिया करेगा, फिर उसके बाद इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया देखने को मिलती है। इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से मेटाजेनेसिस की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहां से ये क्वेश्चन मैं जो उठा रहा हूं 15वां क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। प्रोटोगाइनी की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए इसमें वर्ड लगा है प्रोटो। प्रोटो मतलब होता है प्रो, प्रो मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब होता है प्रथम, और गायनी वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो मादा के लिए, तो अर्थात प्राथमिक मतलब पहले तैयार होगी प्रमुख रूप से मादा की अंडाणु। पहले मादा का अंडाणु तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद शुक्राणु जो होता है वो परिपक्व होने का क्या करे, कार्य करे। इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से प्रोटोगायनी की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 16वें क्वेश्चन पे आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है। ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग, आज तक नहीं सुना होगा, ये चैलेंज है मेरा। खूब पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, ऊतक संवर्धन की क्रिया क्या है, खूब आपने परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लेकिन ये कभी आपने पता नहीं कर पाया कि ऊतक संवर्धन तकनीक को किसने दिया। तो ऊतक संवर्धन तकनीक का जो उपयोग है वो सर्वप्रथम हैबरलैंड तथा हैनिंग नामक जो वैज्ञानिक थे, हैबरलैंड और हैनिंग नामक वैज्ञानिक ने ऊतक संवर्धन की क्रिया का सर्वप्रथम प्रमुख रूप से उपयोग करने का क्या किया था, कार्य किया था। तो इस प्रकार से प्रमुख रूप से ये जो आपकी स्लाइड है, ये पहले 16 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया, और इन्हीं क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है। टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं, बड़े छांटे हुए क्वेश्चंस हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस में कई बार आए हैं, नीट एग्जामिनेशंस में, आपका जो नीट एग्जामिनेशंस होते हैं और क्या कहते हैं पीएमटी एग्जामिनेशंस जो हैं, मेडिकल के जो टेस्ट होते हैं, इनमें बढ़िया कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये नए वर्ड हैं, अभी तक सुविज्ञा ने भी नहीं सुने होंगे, मेरे पास स्टूडेंट रही है, विशाल भी मेरे पास स्टूडेंट रहे हैं, तो इन्होंने आज तक इन वर्डों को नहीं सुना होगा। ये नए वर्ड हैं बेटा, एकदम बिल्कुल टेक्निकल वर्ड, नए तरीके से मैंने आपको बताया, ये नए तरीके के शब्द हैं, तो इनकी परिभाषाओं को हमें विशेष तौर पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन में, अच्छा मैं एक स्लाइड और चलाने का प्रयास करता हूं आपके सामने, देखिए। अच्छा एक मैं यहाँ पे स्लाइड और लेता हूं। यहां से एक नया क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ा सा हमारे पास समय है तो थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। यहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17वें से हम स्टार्ट होते हैं। केले का वायरस मुक्त संवर्धन तैयार किया जाता है। वायरस मुक्त संवर्धन का मतलब यानी इससे जो पौधे तैयार किए जाएंगे उसमें किसी प्रकार से वायरस संबंधी रोग उत्पन्न होने का कार्य नहीं करेगा। तो केले का वायरस मुक्त संवर्धन जो प्राप्त किया जाता है वो एपिकल कोशिका से प्राप्त किया जाता है। एपिकल कोशिका का मतलब क्या होता है? देखो, पाए जाने वाले पौधे में दो प्रकार की कलिकाएं होती है, एक होती है पार्श्व कलिका जिसको कहते हैं लेटरल, एक होती है एपिकल। एपिकल कोशिका का मतलब होता है ऊपर की कोशिका। तो शीर्ष की कोशिका को काटते हैं, उसको संवर्धित माध्यम में रखते हैं और उससे हम नए पौधे को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रमुख रूप से होने वाली जो क्रिया होती है केले में वायरस मुक्त संवर्धन को तैयार करने के लिए जिन कोशिकाओं को उपयोग में लाया जाता है उनको हम एपिकल कोशिका के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 18वां क्वेश्चन में यहां से उठाता हूं, सब्जियां उत्पन्न करने वाले पौधों की ग्राफ्टिंग नहीं की जाती क्योंकि। अब एक चीज याद करो, मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको, विशेष तौर पे याद रखना, ग्राफ्टिंग की क्रिया केवल उन पौधों के अंतर्गत संपन्न होने का कार्य करती है जिनमें ऐधा होती है, और ऐधा पाई जाती है काष्ठीय पौधों में, और सब्जी हमारी जो होती है वो शाकीय होती है। शाकीय मतलब बड़े आसानी से प्रमुख रूप से टूट जाती है, इसमें ऐधा उपस्थित नहीं होती। तो सब्जियों में उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं उनमें ग्राफ्टिंग नहीं की जाती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ये पौधे जो होते हैं यह प्रमुख रूप से कैसे होते हैं, हमारे शाकीय होते हैं, इसलिए प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इन पौधों के अंतर्गत हम किसी प्रकार से ग्राफ्टिंग के कार्य को नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उठाइए, पार्थेनोगेमी की क्रिया को दर्शाइए। पार्थेनोगेमी की क्रिया किसमें देखने को मिलती है? अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि भैया पाए जाने वाली वही क्रिया जिसमें पाए जाने वाले एक लिंगी पौधे के अंतर्गत ही जो दो युग्मक होते हैं वह आपस में संयोजन की क्रिया को कर नए जीव के निर्माण का कार्य करें। इस प्रकार से होने वाले निषेचन की क्रिया को पार्थेनोगेमी की क्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, माता के गर्भाशय में मानव शिशु के विकास की व्याख्या किस भारतीय ग्रंथ में की गई? तो एक यहां से ऑप्शन आता है सुश्रुता संहिता, एक प्रमुख रूप से
आपका एक धर्म से संबंधित एक आपका पाया जाने वाली एक ग्रंथ है, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से माँ के अंतर्गत होने वाली जो भी शिशु के विकास की क्रिया है वह प्रमुख रूप से शास्त्र के अंतर्गत बताने का कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं, यहां से लेता हूं डी जनरेशन एनीमिलिया लिखी गई, नया क्वेश्चन है, एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम नया क्वेश्चन। डी जनरेशन एनीमिलिया लिखी गई, तो डी जनरेशन एनीमिलिया जो है वह प्रमुख रूप से एरिस्टोटल नामक एक प्रमुख रूप से वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाली इस किताब को लिखने का कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, लंबा क्वेश्चन है। कभी कभी लार्वल अवस्था में जनन का विकास होता है तथा यह सामान्य लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं, यह अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को हम प्रमुख रूप से चिरभ्रूणता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और यह क्रिया जिन लार्वा के अंतर्गत संपन्न होती है उनको एक्सोलोटल लार्वा के नाम से जाना जाता है। इसको विशेष तौर पर याद रखिए, चिरभ्रूणता एक प्रोसेस का नाम है जिसमें पाए जाने वाले कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से लार्वा अवस्था में ही नर के समान जनन अंगों के विकास का कार्य कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्रमुख रूप से होने वाली जो क्रिया होती है इस क्रिया को चिरभ्रूणता की क्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहां से ले रहा हूं, क्वेश्चन है आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना हुई। तो यहां पे याद रखिएगा क्लोन किन्हें कहते हैं, तो ऐसे जीव जो मात्र कोशिका से आकार में और आनुवांशिक रूपों में एक समान होते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले जीवों को क्लोन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, टुरियन के ऊपर कई बार परिभाषा पूछी गई, टुरियांस भी इनको हम कहते हैं। तो याद रखिएगा मांसल कलिका जो जलोद्भिद पौधों में नए पादप के निर्माण का कार्य करती है, इसको हम टुरियांस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये एलन के नोट्स पढ़ा रहा हूं मैं, जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो कोटा में पढ़ाए जाते हैं, जिनको बच्चा देने 1,20,000 रुपए देके बच्चा प्रमुख रूप से पढ़ने के लिए जाता है, मैं उनके नोट्स के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। 25वां क्वेश्चन यहां से ले लीजिए, लिखा है सभी जीवों में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, क्वेश्चन पूछा जाता है जुवेनाइल की प्रवस्था किसे कहते हैं। जुवेनाइल यहाँ पे वर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस प्रकार देखिए ये वर्ड लिखा है, जुवेनाइल पूछा जाता है, जुवेनाइल अवस्था को स्पष्ट करने का कार्य करिए। तो जुवेनाइल की क्रिया क्या कहलाती है, तो जुवेनाइल की क्रिया के बारे में हम जब बात करते हैं, याद रखिएगा मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये एलन के नोट्स हैं, कोटा इंस्टीट्यूट में, जो कोटा में पढ़ाया जाता है, बढ़िया बहुत अच्छी कोचिंग है, उसकी ये नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, फ्री दे रहा हूं ताकि बच्चे पढ़ लें, कुछ ना कुछ हमारा बहुत अच्छा हो जाए और बच्चे प्रमुख रूप से इतनी विकट परिस्थिति में पढ़ते रहें, इसलिए मैं आपके सामने हूं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा जुवेनाइल प्रवस्था किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो लिखा है सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल जो होता है इसको हम जुवेनाइल अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। पादप में यदि यह क्रिया होती है तो इस क्रिया को हम कायिक अवस्था के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। यानी प्रत्येक जीव जो होता है वह एक निश्चित वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद एक परिपक्व अवस्था तक पहुंचने का क्या करता है, कार्य करता है, जहां पर ये जनन का कार्य करेगा। इस प्रकार से होने वाली जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से जुवेनाइल अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और यदि यह क्रिया प्रमुख रूप से पादप में होगी तो इसको हम कायिक अवस्था के नाम से जानेंगे। 26वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है जलाशयों की महाविपत्ति किसको कहते हैं, हाइसिंथ को कहा जाता है। हाइसिंथ को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये करती क्या है कि जल के अंतर्गत पाए जाने वाली ऑक्सीजन की संपूर्ण मात्रा को ग्रहण कर लेती है और मछलियां ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होती है, मर जाती हैं। इनके मरने के कारण मछलियां सड़ती हैं और जलाशय जो होता है उससे प्रमुख रूप से गंध आने लगती है, पानी जो होता है सड़ने लगता है, किसी काम का नहीं बचता है। इसीलिए इसको हाइसिंथ को प्रमुख रूप से जलाशय की महाविपत्ति के नाम से, इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, क्योंकि बंगाल में इसने बड़ा नुकसान किया था, मछलियों का जो व्यापार था पूरा खत्म कर दिया था, खराब कर दिया था। 27वां क्वेश्चन यहां से लेता हूं बड़ी जल्दी से, नील कुरेंजी एक पुष्प है, एक पौधा है नील कुरेंजी, नीले रंग का प्रमुख रूप से इसमें पुष्प निकलता है, 12 वर्ष में केवल एक बार निकलने का कार्य करता है और यह पादप प्रमुख रूप से सितंबर से अक्टूबर के बीच के अंतर्गत इसमें पुष्प जो है वो 12 वर्ष के बाद खिलने का कार्य करते हैं। ये कहाँ पे, शांत घाटी के अंतर्गत, असम के अंतर्गत ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला पौधा निकलने का कार्य करता है। बॉटनिकल नेम इसका अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना इसका प्रमुख रूप से पाए जाने वाला बॉटनिकल नेम है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन ले लीजिए बड़े जल्दी से, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। 28वां क्वेश्चन यहां से उठाता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है युग्मक संलयन की क्रिया। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है सिनगैमी किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सिनगैमी की क्रिया क्या कहलाती है, वही क्रिया जिसमें युग्मक संलयन का कार्य करते हैं। जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले युग्मक संलयन का कार्य करते हैं तो इस क्रिया को हम सिनगैमी की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
29वें क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन लिखा है, अधिकांश जंतु पूरे वर्ष भर जनन नहीं करते। जैसे पक्षी आपने देखे होंगे, पक्षी पूरे वर्ष भर प्रमुख रूप से अंडे नहीं देते, एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित ऋतु में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अंडों को देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जीव जो एक निश्चित मौसम में प्रमुख रूप से जीवों को जन्म देने का कार्य करेंगे, इस क्रिया को या इस प्रकार के जीवों को हम ऋतुनिष्ठ जीव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इस प्रकार से होने वाली जो क्रिया होती है, इसको ऋतुनिष्ठ प्रजनन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है पक्षी का। 30वां क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मधचक्र किसे कहते हैं। मधचक्र जब पूछा जाए तो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों में, जैसे चूहे हैं, गाय हैं, भेड़ हैं, इन जीवों के अंतर्गत स्तनधारी जीवों में जनन की जो अवस्थाएं होती हैं, उनके दौरान जो चक्रीय परिवर्तन मादा के अंतर्गत होते हैं, इस चक्र को हम मधचक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेट्स में होने वाला जो चक्रीय परिवर्तन होता है, इसको ऋतुस्राव की क्रिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके सामने पूरे हुए, और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो को अच्छा लगता होगा और आप लोग इस वीडियो को देखने का कार्य करते रहते होंगे। नए क्वेश्चंस इसलिए मैं आपके सामने लगातार लाता रहता हूं, इसका एकमात्र कारण मेरे पास केवल इतना सा है, मैं बच्चों को अगर इस चीज के बारे में जवाब दूं, इतना सा वर्ड मेरे पास आता है कि मैं बच्चों को कुछ अच्छा करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके सामने जुड़ा रहता हूं। तो सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है, सभी बच्चों से ये गुजारिश है कि आप अपने घर पे रहें, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, थोड़ी सी मस्ती भी कर लें, बड़ा फ्री आपको मिल गया है, और ऊपर वाले से ये दुआ करते रहें कि ये बड़ी विपत्ति जो हमारे ऊपर आई है, इसको ऊपर वाला बड़ी जल्दी से इसको समाप्त करने का कार्य करे, ताकि हम अपने कामों पर लौट सकें। एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको और बता दूं कि जो गुरुवार क्लासेस है, गुरुवार क्लासेस के सभी बैच, जितने भी बैच हैं, जो भी बैच हैं, ये 25 तारीख तक कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण 25 मार्च तक ये बैच टोटल बंद किए जाते हैं। इन बैचों में अभी 25 मार्च तक किसी प्रकार से गुरुवार का कोई भी बैच नहीं चलेगा। ये प्रॉपर प्रमुख रूप से बैच यहाँ पर अभी बंद है। लेकिन मैं आपको ये बात और बता दूं कि हम यहाँ पर रात में 9 बजे या 8 बजे आपके सामने उपस्थित होते हैं। लाइव क्लास जो है वह आपकी चलेगी, और लाइव क्लास में प्रमुख रूप से बच्चे जुड़ते हैं। फेसबुक लाइव पे इस प्रकार से क्लास में लगातार चलती रहेंगी, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। नए नए क्वेश्चंस पर डे आपको मिलते रहेंगे। तो गुरुवार क्लासेस 25 मार्च तक टोटल बंद है। 9 बजे हम प्रमुख रूप से लाइव जो है वो आपके सामने आने का कार्य करते हैं। फेसबुक लाइव में जुड़े रहिए, बच्चे पढ़ते रहें। इसी के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे रात में 9 बजे, ताकि बच्चे पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का एकदम ख्याल रखें, घर पे रहें और पढ़ाई की तैयारी करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे सम्मानित सभी लोग उपस्थित थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए नए नए वर्ड मिल सकें। इसी के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।